दुनिया भर की बुलडोजर कंपनीज के स्टॉक को ऊंचा रखने की जिम्मेदारी भारत के इस एक आदमी ने ले रखी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ लोग उनके फैन केवल इसलिए बन गए हैं क्योंकि उनकी गवर्नेंस उसे पसंद है, बट कुछ लोग उनके हेटर भी केवल इसलिए हैं क्योंकि उनको गवर्नेंस ही नहीं पसंद। कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो उसमें बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द रिपोर्ट कार्ड। इस सीरीज में हम भारत के अलग अलग सीएम्स को एनालाइज करेंगे, उनकी गवर्नेंस को एनालाइज करेंगे और उनको पूरे 40 में से नंबर देंगे इन 8 क्राइटेरियाज में। हर क्राइटेरिया में हम उनको 5 में से नंबर देंगे और वीडियो के एंड में आपको उनका 40 नंबर का रिपोर्ट कार्ड देखने को मिलेगा। और इस सीरीज की सबसे अच्छी बात यह है कि वन वे सीरीज नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है 40 में से कितने नंबर देंगे बस हम आपको बता देंगे, ये आप और हम मिलकर डिसाइड करेंगे। यानी 40 में से एक स्कोर हम भी उनको देंगे, लेकिन आप भी अपनी डिसएग्रीमेंट हमें बता सकते हैं और हर पैरामीटर में 5 में से आप कितने नंबर देंगे वो जोड़ के 40 में से टोटल स्कोर आपके अकॉर्डिंग क्या है वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और वो हम डिस्कस भी कर सकते हैं कमेंट में आपको रिप्लाई करके। और इस सीरीज की पहली वीडियो के लिए हमने चुना है डबल इंजन से चलने वाली यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार को, जो या तो दिलों में रहता है या कंट्रोवर्सीज में। सबसे पहला पैरामीटर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इकोनॉमी, और इसके अंदर भी हम 4 सब पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। मतलब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तो बात करेंगे ही, साथ में हम बात करेंगे रोजगार की, साथ में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की और साथ ही साथ बात करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। तो चलो शुरू करते हैं। जब योगी जी सीएम बने तो यूपी की जीडीपी थी 12.71 लाख करोड़ की। वही जीडीपी आज 8 साल बाद 30.77 लाख करोड़ की हो गई है, जो कि बेसिकली डबल या ट्रिपल ग्रोथ है। वहीं पर बात करें पर कैपिटा इनकम की तो हमें 141% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसी के साथ साथ 2023-24 में जहां इंडिया की जीडीपी 9.6% की ग्रोथ दिखा रही है, वहीं यूपी की जीडीपी 11.2% की ग्रोथ दिखा रही है। अब ये 2% का गैप देखने में छोटा लग रहा है, तो बता दूं कि एक 30 लाख करोड़ की इकोनॉमी में ये गैप बहुत बड़ा हो जाता है। ये लिटरली बिलियंस ऑफ डॉलर्स का डिफरेंस लेकर के आता है। बट इतनी जल्दी खुश मत हो जाओ, सारी चीजें इतनी परफेक्ट नहीं है। ये ग्रोथ रेट अगले साल ही गिर गया, यानी 2023-24 में जो ग्रोथ रेट 13.5% पे था वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 5.8% पे आ गया, यानी आधे से भी कम हो गया। और इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट की अगर माने तो उनके हिसाब से वो 2030 तक यूपी को 1 ट्रिलियन रुपीस की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। बस यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि डिलॉयट के हिसाब से इसे अचीव करने के लिए हमें 26 से 27% की एनुअल ग्रोथ रेट से यूपी को ग्रो करना होगा। बट आप ऑलरेडी देख चुके हो कि एक्चुअल ग्रोथ रेट उसके आसपास भी नहीं है, यानी गोल्स रियलिस्टिक नहीं रखे गए हैं और बातें थोड़ी हवाई चल रही हैं। अब थोड़ी बात नौकरियों की भी कर लेते हैं। तो यूपी गवर्नमेंट का क्लेम है कि इन 8 सालों में उन्होंने 7.5 लाख गवर्नमेंट जॉब्स दी हैं और इसी के साथ साथ उन्होंने 10,830 रोजगार मेले ऑर्गेनाइज करवाए हैं। इन्हीं सबको मिला करके एक बहुत बड़ा क्लेम आता है यूपी गवर्नमेंट का कि उन्होंने टोटल 60 लाख नौकरियां युवाओं को दी हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर भी है। 7.5 लाख सरकारी नौकरियां सुनने में बहुत अच्छी लग रही होंगी, लेकिन एक 250 मिलियन के स्टेट में ये लगभग 93,000 नौकरी पर ईयर है, जो अपने आप में कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। अब सरकार प्रैक्टिकली हर इंसान को सरकारी नौकरी भी नहीं दे सकती, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का हल देख लेते हैं। सरकार का कहना है कि हमने 10,800 रोजगार मेले ऑर्गेनाइज कराए, जो बात एक्चुअल में सच भी है। उनके हिसाब से उन्होंने 13.5 लाख नौकरियां दी, वो भी सच है, लेकिन नौकरी का मिल जाना नौकरी की क्वालिटी सुनिश्चित नहीं करता। इनमें से काफी नौकरियां एंट्री लेवल जॉब्स हैं, जैसे डेटा एंट्री, टेलीमार्केटिंग वगैरह वगैरह, जो ऑन पेपर तो आपको एम्प्लॉयड दिखा देते हैं, लेकिन सोशल डिग्निटी उन जॉब से नहीं मिलती। लेकिन स्कोर देते टाइम हम इस बात को याद रखेंगे कि भले जॉब्स की क्वालिटी खराब है, लेकिन जॉब्स एटलीस्ट है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पर इस सब के बाद भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। यूपी का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 24% है, जो पूरे देश का हाईएस्ट है। एक ऐसा स्टेट जो अपने रोजगार मेलों से खूब पीआर कराता है, वहाँ पर 4 में से 1 युवा अनएम्प्लॉयड है। अब बात कर लेते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक सेक्टर एग्रीकल्चर की। यूपी इंडिया का एग्रीकल्चरल हार्टलैंड है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी शॉकिंग बात है कि यूपी में ही बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल क्राइसिस आया हुआ है। यूपी की एनुअल एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट 2 से 3% है, प्रोडक्टिविटी भी काफी लो है और कंपटीशन भी बहुत बुरा है। इसी की वजह से हमें देखने को मिलता है कि यूपी का जो फार्मर है उसमें से 77.5% डेट में है। साथ ही साथ यूपी के एवरेज फार्म हाउस
होल्ड इनकम केवल और केवल 8,000 रुपए है, जिसको हम कंपेयर करें पंजाब और हरियाणा से तो लगभग आधी है। अब इतनी बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए गवर्नमेंट खर्चा तो कर रही है, जैसे 36,000 करोड़ की लोन माफी, 2.8 लाख करोड़ का शुगर केन फार्मर को सपोर्ट, लेकिन इससे कोई भी सिस्टमैटिक चेंज नहीं आ रहा है यूपी में, जिसकी यूपी के एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा जरूरत है। इकोनॉमिक सेगमेंट के आखिरी चीज की बात कर लेते हैं, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पर योगी गवर्नमेंट की खूब तारीफें होनी चाहिए। अगर आप डेटा उठा के चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि यूपी में 2000 से लेकर 2017 तक केवल 3,000 करोड़ के आसपास का एफडीआई आया, जो कि बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन अगर आप पिछले 8 साल का डेटा उठा लो तो उन 8 सालों में लगभग 16,000 करोड़ का एफडीआई है, यानी पिछले 17 सालों से इन 8 साल में 5 गुना ज्यादा एफडीआई यूपी के अंदर आया है। सब्सिडीज, इंसेंटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भर भर के सरकार ने खर्चा किया है, इसलिए उनको इस एरिया में पॉइंट भी ज्यादा मिलेंगे। अब अगर इन चारों फैक्टर्स का समेशन देखें और इकोनॉमी के सेगमेंट में यूपी गवर्नमेंट को 5 में से स्कोर दें तो वो स्कोर होगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 3.5। थोड़ा सा नंबर एग्रीकल्चर की वजह से काटने पड़ेंगे और थोड़ा सा जॉब क्वालिटी की वजह से। हॉलिस्टिकली यूपी गवर्नमेंट को हम 3.5 नंबर देंगे। अब आ जाते हैं अगले सेगमेंट के ऊपर, जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जहां योगी जी के आने से पहले यूपी में केवल 3 एक्सप्रेसवे थे, अब उनकी संख्या बढ़कर के 22 हो चुकी है। इसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़कर के डबल हो चुका है। एयरपोर्ट्स की संख्या 4 से बढ़कर के 16 हो गई। साथ ही साथ जेवर में इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है और सरकार ने एमएसएमईज पे भी खास ध्यान दिया है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट ये भी निकल के आता है कि समाजवादी पार्टी लगातार बोलती है कि इनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट तो हमने सैंक्शन किए थे, योगी सरकार तो बस जाके फीता काट देती है। लेकिन यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट बात है, इंडिया जैसे देश में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सैंक्शन तो रोज होते रहते हैं, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन बहुत बड़ा पार्ट है। यानी पैसा तो खर्च किया गया, लेकिन वो पैसा प्रोजेक्ट में लगा या बिल्डर की जेब में चला गया, उसको मैनेज कैसा किया गया और साथ ही साथ उसका एग्जीक्यूशन कितना अच्छा रहा, ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए योगी गवर्नमेंट को हमें यहाँ पर अच्छा स्कोर देना पड़ेगा, क्योंकि ए उन्होंने खुद भी काफी सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन करे, बी जो उन्होंने रिटेन करे सपा गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट, उनका भी एग्जीक्यूशन अच्छे से करा। लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई ये भी है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में भी उतना अच्छा नहीं है। हाईवेज और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं वो बात सच है, लेकिन गाँव में आज भी कोई आदमी अपने घर से खेत तक जब जाता है तो उसे कच्ची सड़क से ही जाना पड़ता है, और इसी लैक ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हमें भारी माइग्रेशन भी देखने को मिलता है। इन्हीं सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए हम योगी जी को इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में देंगे 5 में से 4 नंबर। अब बात कर लेते हैं कि क्या आप यूपी में बिजनेस कर पा रहे हैं, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। इसके बारे में हमें बताती है स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान की रिपोर्ट, जहां 2017-18 में यूपी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 12वें नंबर पर था। 2019 में ही वो यूपी दूसरे नंबर पर आ गया। मतलब सरकार ने बिजनेसेस के लिए अपॉर्चुनिटी खोलने का काम शुरू से ही शुरू कर दिया था। इसी के साथ साथ निवेश मित्र पोर्टल को योगी जी ने काफी ज्यादा एक्सपैंड किया है, जो कि डिजिटल एफिशिएंसी को दिखाता है। साथ ही साथ पोर्टल पे जो एप्लीकेशंस प्रोसेस होती थी उसका ये वाला रेट, जो बेसिकली एप्लीकेंट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, वो 98% बढ़ गया, जो कि ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी को दिखाता है। तो इन्हीं सब फैक्टर्स को मिला करके इस वाले क्राइटेरिया में हम योगी जी को देंगे 4.5 नंबर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब यार अच्छी बातें बहुत हो गई, अब एक ऐसे मुद्दे की बात कर लेते हैं जिसके बारे में योगी जी बड़े फेमस हैं, या कह लो इनफेमस है, यानी सोशल हार्मनी। अब यहाँ पर सरकार के बहुत बड़े बड़े क्लेम्स हैं। सरकार के हिसाब से उन्होंने कम्युनल राइट्स को 97 से 99% तक गिरा दिया। यहाँ तक कि 2023 में यूपी जैसे स्टेट में 0 कम्युनल राइट्स देखने को मिले। यूपी जैसे स्टेट में। इसको अगर कंपैरेटिव डेटा के साथ समझें तो 2012 से 17 में अखिलेश जी के टाइम पे यूपी में 815 दंगे हुए, जिनमें लगभग 192 लोगों ने अपनी जान खोई, और 2007 से लेकर 2011 तक 616 दंगे हुए, जिनमें 121 लोगों ने अपनी जान खोई थी। लेकिन 2017 के बाद ऐसा क्या होने लग गया कि ये नंबर 0 तक पहुंच गया? मतलब भाई अगर कम्युनल राइट्स बंद हो गए हैं तो क्या कम्युनल हेट्रेड भी बंद हो गया है? क्या यूपी के हिंदू मुसलमानों में इतना भाईचारा हो गया कि दोनों एक ही साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, या फिर इतना डर आ गया है कि कोई दंगे ही नहीं कर पा रहा? चलिए समझते हैं। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज को सन 2024 में टोटल 1390 कंप्लेंट्स मिली माइनॉरिटीज के द्वारा करी गई। अब यहाँ पर एक शॉकिंग डेटा आ जाता है कि यूपी ने यहाँ पर टॉप मारा है, यानी पूरे देश की 1390 में से 35% केवल यूपी में है। अब ये सुनने में इसलिए ज्यादा अजीब लगता है कि भाई यूपी तो क्लेम करता है कि हमारे यहाँ कम्युनल दंगे 0 है, तो फिर माइनॉरिटीज इतनी ज्यादा कंप्लेन कर क्यों रहा है? इसका सिंपल सा रीजन ये है कि अगर आप दंगा करेंगे, या कह लो अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार को वो प्रोटेस्ट दंगा लगा, तो सीधे तौर पे आपके घर पे बुलडोजर चल जाएगा और कोर्ट भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा।
वजह से दंगों का काउंट भले ही 0 हो, लेकिन सोशल इंटरेक्शन लेवल पे हिंदू मुस्लिम टेंशन आज भी जिंदा है। इनफैक्ट थोड़ी बढ़ी गई है। हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में हेट्रेड लगातार यूपी में तो बढ़ ही रहा है। और इसी हॉलिस्टिक रियलिटी को देखते हुए सोशल हार्मनी में हम योगी गवर्नमेंट को 2.5 मार्क्स से ज्यादा नहीं देंगे। अब बात करता है कि योगी जी जो अपने बुलडोजर जस्टिस के बारे में जाने जाते हैं, उनकी सरकार के अंडर लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। तो यहाँ पर हमें डेटा देखने को मिलता है कि यूपी का क्राइम रेट नेशनल एवरेज से 25% कम है। सीरियस क्राइम्स जैसे डकैती और मर्डर्स का परसेंटेज भी सिग्निफिकेंटली कम हुआ है। और ये सब हुआ है यूपी में बहुत ज्यादा अग्रेसिव पुलिसिंग के बढ़ जाने से। पुलिस एनकाउंटर्स की संख्या बढ़ गई है, क्रिमिनल किलिंग की संख्या बढ़ गई है, क्रिमिनल्स को जेल करने की संख्या बढ़ गई है। साथ ही साथ गैंगस्टर एक्ट के अंडर जो क्रिमिनल्स को कॉन्फिस्केट करने के लिए बजट दिया जाता है वो भी 20,000 करोड़ का कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी डार्क रियलिटी सामने आती है और खड़ा होता है एथिकल इशू बुलडोजर जस्टिस और एनकाउंटर्स का। देखो, हम रहते हैं भारत में जहाँ पर कोर्ट डिसाइड करता है कि कोई इंसान क्रिमिनल है या नहीं है, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने अपने ऊपर वो जिम्मेदारी ले ली है कि वो डिसाइड करेगी कि कोई इंसान क्रिमिनल है कि नहीं है। इसी के चलते हमें बुलडोजर जस्टिस और एनकाउंटर्स जैसी चीजें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, जो कहीं से कहीं तक कॉन्स्टिट्यूशनली सेन नहीं है। एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊं तो भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कई साल बाद पता चलता है कि एक इंसान जो क्रिमिनल था ही नहीं, उसको भी जेल हो गई है। अब यहाँ पर उस इंसान से मौका ही छीन लिया है कि वो अपने आप को सही साबित भी कर पाए। सरकार पहले ही जाकर के उसका घर गिरा दे रही है। इसी में एक इम्पोर्टेंट मुद्दा आ जाता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन का। एनसीआरबी जो कि एक सरकारी एजेंसी है, उसके डेटा के हिसाब से माने तो यूपी में पूरे देश में सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो रहा है। लेकिन 2017 से पहले रात को जहां लोग घरों से बाहर निकलने को डरते थे, वही यूपी आज काफी हद तक सेफ हो चुका है। और इन्हीं सब के चलते लॉ एंड ऑर्डर में हम योगी सरकार को देंगे पूरे 3.5 नंबर। अब बात करते हैं हमारे वीडियो के अगले सेगमेंट की, यानी पब्लिक सर्विस डिलीवरी। यहाँ पर हम मेनली 2 सर्विस की बात करेंगे, हेल्थ केयर और एजुकेशन। पहले हेल्थ केयर की बात कर लेते हैं। आयुष्मान भारत स्कीम जो भारत के हर घर तक इंश्योरेंस पहुंचाती है, वो 2018 में देश में लॉन्च हुई, लेकिन यूपी में इसका एक्सपेंशन बड़ा अनरियल देखने को मिलता है। यूपी में आयुष्मान स्कीम के तहत 6,000 से ज्यादा हॉस्पिटल एनरोल्ड हैं, जो कि देश का हाईएस्ट है। और अगर कवरेज की बात करें तो लगभग 87% फैमिलीज तक इसका कवरेज पहुंच रहा है, जो कि क्लोज टू यूनिवर्सल है। अगर रिजल्ट की बात करें तो अब तक 75 लाख बेनिफिशियरीज ने फ्री में अपना इलाज कराया है और सरकार ने यहाँ पर 12,000 करोड़ से ज्यादा खर्चा किया है, जो कि अगेन इम्प्रेसिव है। इसके अलावा यूपी में 25,000 से ज्यादा हेल्थ सेंटर्स हैं, जहाँ पे लगभग 14 फ्री टेस्ट मिलते हैं। लेकिन हेल्थ की पूरी पिक्चर इतनी अच्छी भी नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसी कंसर्निंग चीज है जिन पे अर्जेंटली ध्यान देने की जरूरत है, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो नेशनल एवरेज 25 आउट ऑफ 1000 है। वहीं यूपी की बात करें तो वो नंबर 38 हो जाता है, जो कि सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। ऐसे ही अगर आप मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का डेटा उठाएंगे तो नेशनल एवरेज इज 97 आउट ऑफ 1000, लेकिन यूपी का 151 आउट ऑफ 1000, which is at least 50% more than the national average। और अब बात कर लेते हैं इस सेगमेंट के दूसरे हिस्से की, यानी एजुकेशन। उत्तर प्रदेश में क्लास 3 के बच्चों का परफॉर्मेंस मैथमेटिक्स और लैंग्वेज में नेशनल एवरेज से 4% ज्यादा है। लेकिन क्लास 6 तक आते आते यही नंबर नेशनल से 2% नीचे हो जाता है और क्लास 9 के आते आते नेशनल से 6% नीचे हो जाता है। यानी हो क्या रहा है, स्टार्टिंग में इंटरवेंशन वर्क कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा आगे वाली क्लासों में बढ़ रहा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंश्योर नहीं करी जा रही है। यानी टीचर्स की ट्रेनिंग, करिकुलम, लर्निंग मटेरियल्स पे और बेहतर फोकस कराया जा सकता है। अब इसके बाद अगर हम स्कूल एनरोलमेंट रेट को देखें तो योगी जी के आने के बाद वो भी 43% से बढ़ा है। यूपी में मेडिकल कॉलेजेस का नंबर भी लगभग 3.25 गुना बढ़ गया है। स्कूल्स का मॉडर्नाइजेशन हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ठीक ठाक इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अब इन्हीं सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए पब्लिक सर्विस डिलीवरी में योगी गवर्नमेंट के नंबर बनते हैं पूरे 3.25। अब बात कर लेते हैं एक ऐसे फैक्टर की जिस पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम सब मर जाएंगे, जो कि है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। यूपी में इंडिया का वन ऑफ द वर्स्ट एयर पोल्यूशन क्राइसिस है और इसी को टैकल करने के लिए सरकार ने करीब 3,000 करोड़ का नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका रिजल्ट हमें कुछ सिटीज जैसे बरेली, रायबरेली, मुरादाबाद में देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर कुछ सिटीज जैसे गोरखपुर और प्रयागराज में दिन ब दिन हालत खराब होती जा रही है और नोएडा, गाजियाबाद के तो क्या ही कहने। देखो, अगर हम करंट रियलिटी की बात करें तो यूपी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 418 चल रहा है, जो कि अपने आप में हजार्डस क्वालिटी का है। साथ ही साथ जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वो यूपी की केवल 3 सिटीज अटेन कर पाई हैं। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान रखते हुए यहाँ पर योगी जी को मिलेंगे 2 नंबर। अब इतनी सारी बातें कर ली है तो एक इम्पोर्टेंट बात जो यूपी के कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है रीजनल डिस्पैरिटी।
यूपी आपको एक स्टेट लगता है? कभी रोड ट्रिप पे निकलो और आपको पता चलेगा यूपी में एक्चुअली दो स्टेट हैं, एक वेस्टर्न यूपी और एक ईस्टर्न यूपी। अब ऑफिशियली वेस्ट और ईस्ट का कोई क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वेस्टर्न यूपी ईस्टर्न यूपी के मुकाबले लगभग हर चीज में आगे है। डेवलपमेंट ज्यादा है, एजुकेशन ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बेटर है और इनकम भी ज्यादा है। सो मच सो कि अगर आप लखनऊ से थोड़ा ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये शायद कोई अलग ही स्टेट है। और ये सारी बातें हवा में नहीं करी जा रही है, इनमें से हर बात के पीछे डेटा है। हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी फैक्टर का डेटा उठाएंगे तो पता चलेगा कि ईस्टर्न यूपी कितना पीछे है। और इसी डिवाइड को कम करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की होनी चाहिए, लेकिन ये डिवाइड हमें उतने अच्छे तरीके से कम होता नहीं दिखा है जितना होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ का एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये है कि वो ग्रोथ कुछ एरियाज तक ही लिमिटेड है। मतलब यूपी ग्रो हो रहा है, लेकिन क्या पूरा यूपी ग्रो हो रहा है? ऑब्वियसली नॉट। केवल कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जिनके पास हाइपर डेवलपमेंट आया है, लेकिन इस राज्य के कुछ हिस्से आज भी ऐसे हैं जो बहुत पीछे हैं। और इस डिस्पैरिटी को कम करने के लिए हमें कुछ चीजें देखने को मिली हैं, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बट देयर डेफिनेटली नॉट एनफ। और इसके अलावा डिस्पैरिटी अर्बन और रूरल लेवल पे भी है, यानी शहरों में अच्छी सड़कें बेशक बन गई हो, फ्लाईओवर बन गए हो, सिनेमा हॉल बन गए हो, लेकिन गांव में आज भी किसी किसान को अपने घर से जब खेत तक जाना होता है तो कच्ची सड़क पे जाना पड़ता है। और इस तरह की तमाम रीजनल डिस्पैरिटीज को देखते हुए इस क्राइटेरिया में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को हम देंगे 5 में से पूरे 2 नंबर। अब 8 क्राइटेरिया खत्म हो गए हैं, फाइनल रिपोर्ट कार्ड आ चुका है। तो फाइनल रिपोर्ट कार्ड में योगी जी को 40 में से मिले हैं इतने नंबर। अब ये हमारा एनालिसिस है, लेकिन आपको ऑब्वियसली अलग हो सकता है और हम उसे सुनने बैठे हैं। हम जानना चाहते हैं किस क्राइटेरिया में आपको लगता है हमने गलत नंबर दिए और आपके हिसाब से वहाँ कितने नंबर बनने चाहिए, और होलिस्टिकली 40 में से योगी जी को आपके हिसाब से कितने नंबर मिलने चाहिए वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हो। हम अग्री करेंगे तो आपको बता देंगे, डिसएग्री करेंगे तो भी बता देंगे। अब इसके बाद आपको किस सरकार का रिपोर्ट कार्ड जानना है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तो करना भूलना भी मत।